जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। एक बार फिर आपके बहुत अच्छे क्वेश्चनों का जवाब लेके आपके बीच आया हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और ये पूछते हैं मुकुल सिंह। ये बोलते हैं सर, मेरा एक भाई है, उसका 10th में 52% मार्क है और इंग्लिश में 30 है और बिहार में इंग्लिश एडिशनल सब्जेक्ट में आता है, तो क्या उसको वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है? तो मेरे भाई, पहले तो इसमें आपने ये मेंशन नहीं किया है कि वो कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहता है। और दूसरी चीज़, भले ही इंग्लिश एडिशनल सब्जेक्ट में आता हो, लेकिन आर्मी के जो भी ट्रेड हैं, चाहे वो क्लर्क का हो, तो उसमें साफ लिखा है 60% और हर एक सब्जेक्ट में 50% से एबव। उसी प्रकार टेक्निकल में 50% का है और 40% जो है उसमें हर एक सब्जेक्ट से ऊपर होनी चाहिए, ओवरऑल 50। तो उसी प्रकार नर्सिंग असिस्टेंट में भी 50% है और हर एक सब्जेक्ट में आपके 40% से ऊपर होने चाहिए। सिर्फ सोल्जर जीडी में 45% है, लेकिन उसमें भी साफ है कि हर एक सब्जेक्ट में 33% से अबव नंबर होने चाहिए, चाहे वो एडिशनल हो चाहे कुछ और। इंग्लिश तो मतलब कि एक जो आपके 10th में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, जीडी की बात करूं तो साफ लिखा हुआ है 10th में हर एक सब्जेक्ट में 33% से अबव। उसी प्रकार ट्रेड्समैन के लिए जरूर 33% नंबर चाहिए और पास चाहिए, और 8th के लिए चाहिए 8 पास, ट्रेडमैन के लिए चाहिए सिर्फ 8 पास। तो इसमें एक चीज़ क्लियर है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 33% जो नंबर ऊपर होने अनिवार्य है। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये बोलते हैं डीजे गेमर, सर इंडियन आर्मी क्लर्क रिटन एग्ज़ाम के लिए कौन सी बेस्ट बुक है, बताएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बेस्ट बुक का नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि पढ़ाई कोई भी चीज़ मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ज्ञान ये चीज़ सर्वश्रेष्ठ है और ये भी है ये भी है। तो मेरा एक अपना ओपिनियन है, तो आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें सारी बुक्स, सारे ट्रेड वाइज, ये मेरा ओपिनियन है, मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने मेंशन कर रखा है, आप मेरे लिंक में जाके देख सकते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलते हैं परिंदु मंडल, जय हिंद सर, आरडी परेड में सेलेक्ट होने के लिए कितनी हाइट रिक्वायर्ड है? मेरे भाई, सबसे पहले आरडी परेड के लिए कोई अलग से भर्ती नहीं होती है। आरडी परेड रेजिमेंटल वाइज, कोर वाइज जाती है। कहने का मतलब ये है कि इन्फेंट्री की बहुत सारी यूनिट पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे आपकी कुमाऊं रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट और आपकी सिखलाई, सिख, इसी प्रकार मराठा लाई, जीआर। तो उनमें रेजिमेंट में जो भर्ती होना क्राइटेरिया है, आप भर्ती होकर यूनिटों से जाते हैं तो उसमें ये क्राइटेरिया रहता है कि एक समान हाइट वाले जाते हैं। तो जिसमें आपकी जीआर की हाइट कम होती है तो उनका एक लेवल होता है। उसी प्रकार ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा लंबी हाइट उसमें होती है। तो लंबी हाइट का मतलब है कि वो लोग एक अप्रोक्स पैमाना रखते हैं 6 फीट का या 180 सेंटीमीटर का, कि इसी तकरीबन इसी हाइट के एक साइज़ के हो, क्योंकि दिखने में अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि आरडी परेड के लिए कोई अलग सा हाइट का क्राइटेरिया नहीं होता है, एक समान हाइट रखी जाती है रेजिमेंटल वाइज, ताकि देखने में अच्छा लगे और शाइनिंग आए। तो आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार कोर में क्या होते हैं, ये लोग अपने जैसे सिग्नल्स का होगा, आपने देखा होगा, वो लोग अपने रडार दिखाते हैं 26 जनवरी की परेड में, या अपना टेलीकॉम सेक्शन का कोई खास चीज़ होती है उसको प्रदर्शन में दिखाते हैं कि देखिए हम लोग, हमारा ये चीज़ है करके। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलते हैं गायत्री सिंह, सर एयरफोर्स ज्वाइनिंग के बाद हाउ टू बिकेम ए कमांडो। तो फ्रेंड्स, इसी को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई और कर देता हूँ। एयरफोर्स के लिए वैसे गरुड़ कमांडो की भर्ती अलग से होती है, और आफ्टर ज्वाइनिंग तो मैंने नहीं सुना है कि उसके बाद में आप लोग कमांडो बन सकते हैं। हाँ, एयरफोर्स का पर्टिकुलर गरुड़ कमांडो जरूर होते हैं, लेकिन आप नेवी में जाएं तो उसके बाद आप ज्वाइनिंग के बाद में मार्गोस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार इंडियन आर्मी में आप पैरा एसएफ में डायरेक्ट भी भर्ती हो सकते हैं, नहीं तो भर्ती किसी भी इन्फेंट्री यूनिट में भर्ती होने के बाद में आप वापस पैरा स्पेशल फोर्स के अप्लाई कर सकते हैं विद इन 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल की अगर आपकी सर्विस है तो उस दौरान आप पैरा एसएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आप पैरा रेजिमेंट के थ्रू भी पैरा एसएफ में जा सकते हैं, या पैरा एसएफ कमांडो में अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके पास कमांडो बनने का एनएसजी का मौका मिलता है आपको, आप एनएसजी के माध्यम से भी कमांडो कोर्स कर सकते हैं। नहीं तो आपके यूनिट में घातक प्लाटून्स होती है, वो भी आपको कमांडो ट्रेनिंग कराती है और कमांडोज बनाती है। उसके बाद एक और ऑप्शन होता है आपका कमांडोज का, जिसकी ट्रेनिंग अलग चलती है, कमांडर है वहाँ पे, और वो है आपका बेलगाम में, वहाँ कमांडो की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अब लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलते हैं ऋषभ, ये बोलते हैं सर आर्मी ट्रेनिंग के बाद सीआरपीएफ और बीएसएफ किस फोर्स में जाना होता है और कैसे डिसाइड होता है? तो मेरे भाई, सबसे पहले आपकी चीज़ एक क्लियर कर दूं कि इंडियन आर्मी
और बीएसएफ सीआरपीएफ अलग चीज़ होगी, इंडियन आर्मी अलग आती है और सीआरपीएफ बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती हैं। चाहे आपकी सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती है। तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है और डिपार्टमेंट भी बिल्कुल अलग होता है। जहां आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ये आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय में, उसी प्रकार आपकी पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर में आने वाली जो भी बटालियंस हैं वो आती हैं आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंडर में। फ्रेंड्स, अब लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलते हैं रजत थपलियाल, ये बोलते हैं कि सर आर्मी के बारे में, उनकी ड्रेस के बारे में बताएं, आप कौन सी ड्रेस पहनते हो स्टार वाली। तो मेरे भाई सबसे पहले तो मैं खुद के बारे में बता देता हूँ। मैं जो ड्रेस पहनता हूँ ये ब्लू कलर की है और आफ्टर रिटायरमेंट में एक आईटी कंपनी का फील्ड सिक्योरिटी अफसर हूँ और वैसे आर्मी में मैं एज ए जवान था और वैसे मैं स्टार इसमें लगाता नहीं हूँ। कभी बाई मिस्टेक निकालना भूल जाऊँ तो निकालना भूल जाता हूँ तो बात अलग है, नहीं तो मैं कभी इसमें नहीं लगाता हूँ। और वो जो स्टार होते हैं वो कमीशन स्टार नहीं होते हैं। आप आफ्टर रिटायरमेंट अगर आप किसी भी प्राइवेट संस्था में अगर आप जॉब करते हैं एज ए सिक्योरिटी अफसर, आपको वो लगाने पड़ते हैं, तो कोई कमीशन रैंक नहीं है, तो इसलिए मैं लगाता ही नहीं हूँ। हालांकि मैं बहुत प्रतिष्ठित कंपनी में हूँ और मेरी कंपनी में नौकरी करना वाकई में बहुत गर्व का विषय है। फ्रेंड्स, वैसे मैं इंडियन कंपनी का एक हिस्सा हूँ और मुझे गर्व है जिस कंपनी में हूँ, बहुत बड़ी कंपनी है और ये अमेरिकन प्रोजेक्ट करती है, तो इंडिया और अमेरिका का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट पे काम करती है और उसमें नौकरी करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब बताता हूँ फ्रेंड्स आपको ड्रेस के बारे में। ड्रेस के बारे में इंडियन आर्मी में पर्टिकुलर दो टाइप की ड्रेस चलती हैं, एक आपकी सर्मोनियम ड्रेस चलती है और दूसरी आपकी चलती है आपकी कॉम्बैट ड्रेस। सर्मोनियम ड्रेस आपकी जो चलती है वो होती है ऑलिव ग्रीन, जैसे ये मैंने पहना है ब्लू कलर का, तो उसी प्रकार जो इंडियन आर्मी की ड्रेस होती है वो आती है ऑलिव ग्रीन कलर की। और जो दूसरी टेक्निकल ड्रेस होती है वो होती है आपकी कॉम्बैट ड्रेस, जिसको आप चितकबरा ड्रेस बोलते हो। तो दो टाइप की ये ड्रेस होती हैं और ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटरों में खाकी ड्रेस पहनाई जाती है। ट्रेनिंग के पश्चात फिर आपको ऑलिव ग्रीन ड्रेस दी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बोलते हैं रितांशु जुल्का, सर आर्मी में एक स्पोर्ट्स पर्सन को पे स्केल एंड प्रमोशन किस तरह होता है, प्लीज रिप्लाई। मेरे भाई, आर्मी में स्पोर्ट्स पर्सन का कोई अलग से पे स्केल तो नहीं होता है, हाँ, लेकिन प्रमोशन जरूर होता है। प्रमोशन ऐसे होता है, आपकी आर्मी में स्पोर्ट्स पर्सन आप दो टाइप से जा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट स्पोर्ट्स कोटे से भी भर्ती हो सकते हैं, और यह आप इंडियन आर्मी में भर्ती होने के बाद अगर आपकी गेम में रुचि है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जो आर्मी में एक नॉर्मल मतलब सिर्फ एज ए सोल्जर भर्ती हुए थे, लेकिन उनको गेम में रुचि थी और उनको गेम सिखाया गया और उस गेम में जैसे बॉक्सिंग हो गया, आपका क्रॉस कंट्री हो गया, इसमें आर्मी के इतने लोग मतलब अच्छा पार्टिसिपेट किया कि उन्होंने नेशनल खेला, उसके बाद इंटरनेशनल में गए। तो जब नेशनल खेलते हैं तो डायरेक्ट उन लोगों को क्या कर देते हैं, हौलदार बना देते हैं, डायरेक्ट हौलदार। तो एज ए हौलदार प्रमोशन, यानी कि वो साथ में भर्ती हुए एज ए सोल्जर में, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस दिया सर्विस के 1-2 साल में, अगर उसने नेशनल खेल लिया और नेशनल में अच्छा पार्टिसिपेट किया, उसने अच्छी पोजीशन पे आया, तो उसको डायरेक्ट रैंक बना देते हैं, डायरेक्ट हौलदार। तो अपनी इतनी सीनियरिटी तो वैसे ही ऊपर चले जाते हैं और सर्विस के 10 ईयर्स के बाद वो जीसीओस भी बन जाते हैं और आगे फिर उनका प्रमोशन के लिए और भी अच्छा हो जाता है। तो जैसे जैसे रैंक अप होगा तो बेसिक पे भी बढ़ेगी और उसका ग्रेड पे भी बढ़ता है, और इस वजह से क्या करते हैं कि वो अपने साथ वालों से पे स्केल और प्रमोशन में काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो खेलों में आप रुचि लीजिए। तो खेलों में कैसे आप जा सकते हैं उसकी वीडियो बनाइए, आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगी, आप वहाँ से खेल में आर्मी में खेलों का क्या महत्व है उसके बारे में आप भली भांति जान सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलते हैं अभिषेक जी, सर आर्मी क्लर्क में एनसीसी B/C सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदा होता है, एनसीसी मैं करूँ या ना करूँ। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको, एनसीसी का मोटो ही एकता और अनुशासन होता है। मैं तो हर किसी को बोलता हूँ कि आप लोग एनसीसी जरूर लें, आप स्कूल लेवल पे भी लें और आप कॉलेज लेवल पे भी लें। स्कूल लेवल में जहाँ आपको A और B सर्टिफिकेट मिलेंगे, कॉलेज लेवल पे आपको C सर्टिफिकेट मिलता है। एक सर्टिफिकेट के आपको 5 नंबर बोनस मिलते हैं किसी भी भर्ती में, और B सर्टिफिकेट के आपको 10 नंबर मिलते हैं बोनस पॉइंट, और C के मिलते हैं आपको 15 नंबर। अगर बात करूँ पर्टिकुलर क्लर्क की तो आपको 15 नंबर का बोनस नंबर मिलते हैं, जबकि अगर आप जीडी या ट्रेड्समैन में भर्ती देखेंगे तो आपका रिटर्न ही माफ हो जाता है अगर आपके पास में एनसीसी C सर्टिफिकेट है। तो आशा करता हूं आपको एनसीसी के फायदे समझ में आ गए होंगे, नहीं तो एनसीसी की भी वीडियो बनाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अभय ठाकरे का। ये बोलते हैं कि सर वैसे आर्मी में 24/7 होता है,
पर क्या वीक में एक दिन रेस्ट होता है? नहीं फ्रेंड्स, वैसे आपको बता दूं कि आर्मी का ट्रेनिंग शेड्यूल ऐसा होता है कि कभी नहीं बोल सकते हैं कि आपको वीक में एक दिन रेस्ट भी मिलेगा, और ऐसा भी नहीं बोलते हैं कि आपको पूरे 24 घंटे आपको बिल्कुल भागते दौड़ते रहोगे। आर्मी का हर चीज़ अपना एक डिसिप्लिन होता है, एक सिस्टमेटिक होता है, परेड प्रोग्राम के अनुसार चलती है। और आप लोगों को मतलब पीटी से लेके आपका लंच से लेके लंच के बाद आपकी ड्रेस से लेके उसके बाद का परेड प्रोग्राम पूरा एक सिस्टमेटिक चलता है, साथ ही ड्यूटियाँ भी चलती है। तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ क्या होती है आर्मी में एक सिक्योरिटी के अंदर में आ जाती है। तो हर चीज़ का एक सिस्टम बना रहता है, सिस्टम वाइज आपको परेड भी करनी होती है, सिस्टम वाइज आपको ड्यूटीज़ भी होती है, और सिस्टम वाइज आपको आर्मी का ट्रेनिंग शेड्यूल भी होता है। अब फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलते हैं सर एनसीसी टू आर्मी, एनसीसी टू एआर, ये बोलते हैं कि सर नर्सिंग असिस्टेंट का एक फुल इन्फॉर्मेशन वाला ट्रेनिंग सहित एक वीडियो बनाई। जरूर भाई, मैंने नर्सिंग असिस्टेंट को लेके 2-3 वीडियो बनाई है, मैं वापस एक और वीडियो बनाऊंगा। तो आप नर्सिंग असिस्टेंट का उसमें सिलेक्शन प्रोसेस से लेके किस प्रकार आप नर्सिंग असिस्टेंट ज्वाइनिंग के बाद में भी आप एक्स ग्रुप में जा सकते हैं, यानी कि जब आप नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती होते हैं तब आप वाई ग्रुप के अंडर में आते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो नर्सिंग असिस्टेंट के आप एक्स ग्रुप में भी जा सकते हैं। इसमें जाके फ़ायदा ये होता है आपकी बेसिक पे बढ़ती है, बेसिक पे अगर आपकी बढ़ती है तो आपका दूसरे साथियों की अपेक्षा आपका पे का वेरिएशन बढ़ जाता है, यानी कि आपकी पेमेंट बढ़ जाती है। फ्रेंड्स अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलते हैं दीपक पटेल जी, सर भर्ती से पहले ही किसी बंदे पर किसी भी प्रकार से मुकदमा या एफआईआर दर्ज किया हो तो क्या वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकता है? सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी आप भर्ती में आते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको डॉक्यूमेंट में चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ता है। अगर आपके ऊपर में एफआईआर है, मुकदमा है, तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जरूर मेंशन होता है, और उस चीज़ का जो जिनका ऐसा होता है भर्ती में भाग ही नहीं ले पाते। अब आप बोलेंगे सर सिलेक्शन के टाइम पे अगर हो गया तो तब क्या करेंगे? मान लिया जाए आपका सिलेक्शन, आप भर्ती हो गए और आपकी ज्वाइनिंग भी हो गई, और इस बीच में आपके जब भर्ती होने से लेके ज्वाइनिंग तक के ड्यूरेशन में अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर है, कोई मुकदमा है, अगर वो चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो भी आपकी ट्रेनिंग के बाद में जब आपकी ट्रेनिंग चलती है तब आपका पुलिस वेरिफिकेशन एक बार और होता है, और आपकी कसम परेड या तब तक आप एक ट्रेन सोल्जर नहीं बनते हैं जब तक कि आपका वापस पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग जो भी इंडियन आर्मी में आना चाहें हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये मुकदमों, एफआईआर, इन चीज़ों से बचें, कोई भी ऐसा काम न करें जो कि आगे चल के आपको दिक्कत हो। तो फ्रेंड्स ये था आज का Q&A, कोशिश की है आप लोगों के जवाब देने की। जल्द लाइव आऊँगा, लाइव में आप लोगों से बातें करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और जो नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।